विकास का मतलब तो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को आप कितने सशक्त करते हैं, उसमें ये पूरी तरह से असफल है, क्योंकि इनका ध्यान शासन सत्ता पर नहीं है, फोकस इनका ध्यान सुशासन पर है। इनका ध्यान क्या है, संसाधन को कैसे बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में बांटा जाए। मैं एक पत्रकार जो है सरकार से जो सवाल करते थे उनको जवाब देना भारी पड़ता है। एक से एक बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई आपको नैतिक जिम्मेदारी कोई सरकार ले रही है, कोई मंत्री ले रहा है। तो वो लोकतंत्र की जो वानगी होनी चाहिए, जो लोकतंत्र की तासीर है, जो नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, जो बाबा साहब का भी एक बड़ा मतलब दृष्टिकोण था लोकतंत्र राजनीति, वो इसमें नहीं है। बिहार में इस वक्त सियासी तेज है, तमाम मसलों को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आप देख पा रहे हैं कि बिहार में एक ऐसा अनोखा और अजूबा करने की कोशिश भारत के निर्वाचन आयोग के जरिए किया जा रहा है कि मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना वोट कर सकते हैं। और इस मसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी आवाज बुलंद की है, जिसमें खासतौर पर आरजेडी के जरिए इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर श्याम कुमार जी है, और डॉक्टर श्याम कुमार जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, साथ ही साथ आरजेडी के वो प्रवक्ता है। इस मसले को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है और खासतौर पर तमाम जो मुद्दे बिहार में इस वक्त जारी है उसको लेकर वो क्या सोच रहे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहली बात यही है कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है कैसा देख रहे हैं सर, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि जो हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी कमान संभालेंगे, बिहार बदलेगा, और जो बदहाल बिहार है उसको हम लोग खुशहाल बनाएंगे। ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का, कि जो 20 साल में जो नीतीश कुमार जी का शासन रहा, वो सुशासन के नाम पर आए थे, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो कुशासन है। उनका बेसिकली जो जंगल राज का जो पूरे नैरेटिव गढ़ी गई थी, हकीकत में आज के लिए गढ़ी गई। आज की बात है, जो आज हर मानक पर, राष्ट्रीय मानक पर, राष्ट्रीय फलक पर बिहार का नाम कहीं है? गरीबी के पलायन पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, उसका डेटा अगर आप निकाल के देखेंगे तो बड़ी निराशा होती है कि आज 20 साल की जो हुकूमत है नीतीश कुमार जी की, जमीन और आसमान में का फर्क है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि अब ये बहुत 2-4 महीनों की बात है, और हम लोग बहुत उम्मीद है, बिहार की जनता ने मन बना रखा है कि हमारे जो युवा नेता हैं, जो जवान है, नौजवान है, वो बदलेंगे बिहार। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है, जो समझने वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए एक बात और मैं बता दूं कि 2020 में हम जनादेश हमारे पक्ष में था और सरकार इन्होंने बना ली। हम लोकतंत्र की विडंबना, जिस विडंबना के दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लोकतंत्र में परिवर्तन होता है, कोई राजतंत्र नहीं है। किसी एक पार्टी के हाथ में बराबर सत्ता नहीं रह सकती है। जनता बदलेगी या जनता ने मन बना रखा है। इसमें मतलब ये तो बड़ी साफ बात है, इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं। जब पटना में हम घूमे और तमाम 10-15 दिनों का जो हमारा सफर रहा, पूरी चुनावी यात्रा में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने रोडों रास्तों पर जो बैनर लगाए कि पूरे प्रदेश में हमने फ्री बिजली पहुंचा दी है, 24 घंटा लगातार बिजली है, पीने के लिए साफ पानी है, और मुख्यमंत्री आवास योजना के मुताबिक तमाम घरों को बनाने का काम किया है। आपके नजरिए से कितनी वास्तविकता लगती है? वहाँ बिहार इनके नेतृत्व में जो पुल बन रहे हैं नदी में, वो गिर जा रहे हैं। और जो नल जल की योजना कर रहे हैं, वो नल है न, वहाँ पर नल जल है। ये सारे इनके विकास के दावे पेपर पर हैं, पोस्टर पर है और बैनर पर है। और हमारे जो युवा नेता हैं उनका सारा काम एक्शन में है। ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। जैसे उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए तकरीबन 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, ठोस काम किया है। हम लोग जिंदगी बदलते हैं। हम लोग युवाओं के जो सपने हैं ना, उसको हकीकत में बदलने का काम करते हैं। तो 20 साल में जो इतने इनके दावे हैं, सब उनके खोखला दावे हैं। जमीन पर कोई अंतर नहीं है। मेरा तो मानना है कि एक बार और बिहार जाइए और शहर जाइए और गांव जाइए, जो अंतर दिखेगा, ये पटना में सिर्फ 4-5 मतलब जो विकास के जो काम हो रही है, 1-2 पुल बनाने से ये विकास नहीं होता है। विकास का मतलब तो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को आप कितने सशक्त करते हैं, उसमें ये पूरी तरह से असफल है। क्योंकि इनका ध्यान शासन सत्ता पर नहीं है, फोकस इनका ध्यान सुशासन पर है। इनका ध्यान क्या है, संसाधन को कैसे बड़े बड़े राजनीतिक घरानों में बांटा जाए। जो पॉलिटिकल एलिट है, जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है एनडीए, जिसका फुल फॉर्म हमारे नेता ने बताया, इंडिया का फुल फॉर्म पता है। एक तो इंडिया का फुल फॉर्म जो इनकी पार्टी में है, और एक इंडिया का फुल फॉर्म पता है जो आयोग बनी है। तो उसमें आप देखिए कि नियुक्ति जिस तरह से हो रही है, मतलब बिहार 5G में पहुंच गया है। ये परिवारवाद की बात करते हैं, अब तो ये नेशनल जो दामादवाद जो आ गया है, आयोग बना है, तो इधर 5G में पहुंचा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से तो सम्मान है, लेकिन राजनीतिक तौर से बहुत निराशा है बिहार की जनता के मन में। एक
विपक्ष होने के नाते सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उनकी सम्मानजनक आलोचना भी करते हैं, क्योंकि चौतरफा असफलता है। अगर एक दो बात होती, एक दो बरस की बात होती तो चलिए आई गई हो जाती, चलो कोई, ये 20 बरस बीत गया। 20 वर्ष में एक नौजवान अपनी जिंदगी को संभालने के लायक होता है, वोट देने के लायक बन जाता है। तो ये अब कुछ दिनों की बात है। ये मीडिया की भूमिका काफी ज्यादा अहमियत रखती है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और फायर होते हुए नजर आए। जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका अखबारों के पहले पन्ने पर नजर नहीं आती, क्या वजह है सर? देखिए, हाल ही के दिनों में जो मीडिया की भूमिका के लिए सवाल उभरे हैं, वो विडम्बना तो है। हालांकि किसी भी विषय को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समझौतावादी मीडिया का एक वर्ग उभरा है, जो सत्ता की जो पैरोकारी करता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें तो टूटन है। वो जो होनी चाहिए, एक समय में एक एक पत्रकार जो है सरकार से जो सवाल करते थे, उनको जवाब देना भारी पड़ता है। एक से एक बड़ी घटनाएं हो रही है, कोई आपको नैतिक जिम्मेदारी कोई सरकार ले रही है, कोई मंत्री ले रहा है, तो वो लोकतंत्र की जो वानगी होनी चाहिए, जो लोकतंत्र की तासीर है, जो नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, जो बाबा साहब का भी एक बड़ा मतलब दृष्टिकोण था लोकतंत्र राजनीति, वो इसमें नहीं है। जिसकी ये सवाल कौन उठाता? ये उठाने के लिए लोकतंत्र का जो फोर्थ पिलर है, जो चौथा स्तंभ जिसको मानते हैं, उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी संविधान ने दी थी, समाज ने दी थी। उम्मीद, एक जमाना था, मुझे याद पड़ता है जब हम लोग कभी छात्र जीवन में थे, तो घंटों टीवी के सामने बैठते थे कि पता नहीं क्या खबर चल रहा है, क्योंकि ये बात खबर नहीं है, देश का भविष्य की बात हो रही है। लेकिन आज जिस तरह से जो चीजें में गिरावट है, ये आप जानते हैं, उसे मुझे कुछ नहीं कहना, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को जनरलाइज मैं नहीं कर सकता कि सारे लोग मतलब समझौतावादी, ये मैं नहीं कह सकता बड़े ईमानदारी के साथ। आज मीडिया की ताकत है कि एक शब्द से सरकार गिरती है, बन जाती है। फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। सोशल मीडिया उभरा है, सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल आज के दिन में आया है। जो बात मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा, सोशल मीडिया दिखाती है। तो मुख्य धारा में भी कुछ अच्छे लोग हैं, निश्चित तौर से अच्छे लोग हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, यही हमारी विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत जो है सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र है, प्रोफेसर है, और लोकतंत्र में जो वोटों की अहमियत और इसके माध्यम से चुनी गई सरकार काफी ज्यादा आवश्यक हो जाती है एक प्रदेश को, देश को बनाने के लिए। लेकिन एक नई जो निर्वाचन आयोग के जरिए योजना लाई गई है, या फिर ये कहेंगे कि मोबाइल ऐप के जरिए भी आप वोट कर सकते हैं, कितना असरकार लगता है? क्या या इसके फायदे और नुकसान आपके नजर? देखिए, मुझे इस पर अधिक कुछ नहीं कहना है। 2-3 बात मैं कहूँगा। जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस निज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं, कि मतलब आम मजलूम के घर में, रसोई घर में आटा हो या ना हो, उसके मोबाइल में डाटा चाहिए है, और डाटा का व्यवस्था करना अच्छे के बूते से बाहर है। और आप समझिए एक बात और, आपके इस सवाल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 12 महीने सबको सैलरी मिलती है, लेकिन 13 महीने का डाटा भरवा रहे हैं। तो जो पूरा सिस्टम को जो मशीनीकृत किया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी जो मशीन पर आधारित है, इसकी बड़ी खामियाजा कई बार भुगतनी पड़ती है। और बहुत सारी बातें, लंबी बात हो जाएगी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो एक जो कनेक्ट, जो ओरिजिनल होता है, जो खाली आभासी दुनिया से सब कुछ चलाना चाहते हैं, उसकी अपनी एक सीमा रेखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप प्राचीन काल में चले जाए, उसका सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन हर कुछ उसी पर आश्रित कर दें तो ये बड़ी विडम्बना है। तो लोग, आपने चुनाव आयोग की जिक्र किया है, चुनाव आयोग का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं। एक तो बात मैं क्लियर कर दूं। लेकिन जो हाल ही के दिनों में जिस तरह के कई उनके फैसले हुए हैं, उनके विश्वसनीयता पर या उनके जो साख पर सवाल उठ रहे हैं, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र सिर्फ मतलब लोकतंत्र के लिए नहीं जाना जाता है, संवैधानिक संस्थाओं की वजह से जाना जाता है। बल्कि बाकायदा मुझे याद है कि हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन कई मतलब विकासशील देशों में जाके, वो तो वहाँ पर जाके ट्रेनिंग देते थे। जो नवोदित राष्ट्र थे, वहाँ पर कैसे चुनाव हो, कैसे सारी उसकी पाठ्य पढ़ाते थे। जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारी बड़ी इतनी लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं हैं, इतने बड़े दार्शनिक नेता हुए हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो अगर आप वोटर रिविजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, तो हमारी पार्टी ने अभी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, कई याचिकाएं दाखिल की गई है। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आप मजलूम, दलित पिछड़े के लिए हम खड़े हैं। हम उनका हिम्मत और साहस देने का काम करेंगे। आरजेडी तो ऐसे लोगों के साथ खड़ी होती है जिसका कोई नहीं। हमारी जो तासीर है सामाजिक न्याय की है। हमारी तासीर पूरी जो है बाबा साहब का जो संविधान है, जो बाबा साहब का सपना है, उनको पूरा करना है। हमारा ये अभियान है, हम उसे पूरा करेंगे। इसमें कोई भी उनमें रुकावट बनेगा तो सिर्फ उन्हीं के संविधान को सामने रख के, उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। देखिए ना, अभी इलेक्शन कमीशन कुछ मामले में तो ढील बढ़ती है ना, बढ़ती है ना, कुछ ही दिन पर बढ़ती है। तो ये तो हम तो इसकी बड़ी जीत मानते हैं। हमारे नेता
तेजस्वी यादव साहब ने जो स्टैंड लिया है वो लिया, तो इसलिए मेरा कहना है कि जो रिवीजन कराना है, जो आपको जोड़ना घटाना है, वो आप तरीके से चलिए। आप आनन फानन में कराइएगा। अब ना बिहार की मैं एक भौगोलिक स्थिति से आपको एक बात बता दूं, अगर आप जानते भी होंगे कि बिहार में इस वक्त मानसून आई है, बाढ़ से मतलब तकरीबन 73% जो क्षेत्र घिराव होता है, वहाँ के लोग प्रवासी हैं। जैसे पंजाब में धान की खेती होती है, रोपनी करने जाते हैं, तो इनका कहना है कि नहीं घर का कोई मेंबर मिल जाए, हो सकता है कोई भी ना मिले। बिहार में जो गरीबी और पलायन है, जो बदहाली है, जिसको हम निश्चित तौर से दूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपको सुनने वाले तमाम सम्मानित दर्शकों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, इससे हम निकालेंगे बिहार को, जो 20 साल में जहां इन्होंने पहुंचा दिया है, और जो सामाजिक न्याय का ताना बना के हमने दिया था, आरजेडी ने दिया था, उसको जो तोड़ने का काम किया, तो सबको जोड़ के सबको मिला के बड़ा बढ़िया आपको बेहतर बिहार देखने को मिलेगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने बाबा साहब की बात की, संविधान की बात की, और लोकतंत्र में सभी का मान सम्मान करना, सभी के धर्मों को मान सम्मान के नजरिए से देखना, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है देश के हर एक नागरिक की। लेकिन हाल ही में एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए। उन्होंने ये बात कही है कि बिहार को हम सबसे पहला हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या कहेंगे? चलिए अब और भी सवाल बताएं, कुछ और इस सवाल हैं, इसके अलावा भी तो कुछ और सवाल पढ़ाते हैं। अभी बिहार में आरजेडी के जरिए क्या प्लान होगा? तमाम लोगों के लिए नई नई स्कीमें हैं, अनेक स्कीमें जिस तरीके से नीतीश कुमार के जरिए लाई गई है, अब क्या बिहार के लिए आरजेडी के माध्यम से भी ऐसी स्कीमें लाई जाएगी? आरजेडी की सारी स्कीम है, हमारी सारी स्कीम नकल करके सरकार चल रही है। जो ओरिजिनल तासीर तो मतलब कि आरजेडी ने बना रखी है ना बिहार के। देखिए, एक बाबा साहब का आपने जिक्र किया, बाबा साहब ने एक बड़ा साफ साफ बात कहा था, याद है आपको? याद है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी काफ़ी नहीं है, उसके लिए सोशल डेमोक्रेसी होना चाहिए। और सोशल डेमोक्रेसी बनाने का काम बिहार की राजनीति में अगर बात आप करेंगे तो 1990 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है, और उनके जो भी समकालीन नेता रहे वो लाइन खींच नहीं पाए, है ना, उनको मिटा पाए। तो इसीलिए उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, सामाजिक न्याय का मसीहा भी कहा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं कि हमारी बड़ी योजनाएं, हमारी योजना सिर्फ पोस्टर बैनर के लिए नहीं है, और जमीन पर दिखने वाली है। जैसे मैंने बताया ना, 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया हमारे नेता ने। तो हम आने वाले दिनों में, हाल ही के दिनों में तेजस्वी यादव साहब ने संवाद किया है, आम जनता से डायरेक्ट किया। मतलब वो जनता के नेता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, उनके दुख सुख में साथ रहते हैं। और ये सब मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ये सब उनके बीच में रहने का समय नहीं इनके पास कि इनको सियासी लाभ लेना है, इनको राजनीतिक लाभ लेना है, इनको बड़ी बड़ी नियुक्तियां करवानी है। तो हमारे इनमें ये सीधा सीधा अंतर है कि ये सब जो है सिर्फ सुविधा की राजनीति करते हैं। जो कन्वीनियंस हमको होता है वो हम राजनीति करते हैं, और हम लोग विचारों की राजनीति करते हैं। हम लोग वैचारिक लोग हैं, ये लोग भौतिक लोग हैं। जो भौतिक फायदा होता है, जो मटेरियल गेंस होता है, कुर्सी बड़ा सपना इनका कि कुर्सी ना हाथ से न चली जाए, चाहे जो चला जाए। लेकिन हमारे पास है, जो भी करे सेक्रीफाइस होगा, जो भी संघर्ष होगा, वो आरजेडी करेगी। लेकिन वी आर कमिटेड टू द आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक। तो वैचारिकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैचारिकी के 3 दर्शन मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा जो सबसे बड़ा जो दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, वो है सामाजिक न्याय। एक हमारा है समाजवाद, और एक है धर्मनिरपेक्षता। इन राजनीतिक दर्शन पर, जो कि बाबा साहब का भी बड़ा सपना था, हमारी पार्टी चलती है, और हम इसी परिपाटी पर हमारे संघर्ष चलता रहेगा। और समाज के मजलूम कौम को, अकलियत को, जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको हम न्याय दिलाएंगे। हाल ही के दिनों में आपने देखा, जातीय जनगणना की बात हुई, इसका बड़ा संघर्ष 1996 में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव साहब ने किया था, और अब हकीकत में बदलने जा रहा है। लेकिन इसको अंतिम अंजाम तक, घर मकान दुकान जिनके पास कुछ नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कागज नहीं है, उनको पूरा ठोस कंक्रीट जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बाबा साहब भी बात करते थे, हम लोग दिलाएंगे। उनका हक हकूक मान सम्मान जो हर नागरिक का अधिकार है, तो ये हम लोग दिलाएंगे। ये आपको यकीन दिलाते हैं। जातीय जनगणना होने के बाद हम पता लगाएंगे कौन कौन लोग, जैसे 94 लाख गरीब का हमें पता चला, उन भाइयों के साथ हमारे पार्टी खड़ा है। तो खाली वहीं तक बात नहीं रुकेगी, कल तमाम मुख्य धारा की दुनिया में उनको लाया जाएगा, और जिससे वो महरूम है। तो हमारी मतलब राजनीति सिर्फ एक सत्ता के लिए नहीं, हमारे संघर्ष और राजनीति का एक बड़ा दृष्टिकोण है, जो कि बाबा साहब ने देखा था, उसी रास्ते पे चले। तमाम चीजों को हमने जानने समझने की कोशिश की है श्याम कुमार जी इनके जरिए,
पूरी चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।